जय हिंद दोस्तों। ये हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि पॉलिटी पर बेस्ड है। तो अब पॉलिटी जानने के लिए जैसा कि हम लक्ष्मीकांत में जिस तरीके से सेक्टर दिए गए हैं उस तरीके से जाएंगे। यानी कि हम पूरी की पूरी पॉलिटी जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत बुक जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें जैसा कि सबसे पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया है, तो हम फर्स्ट टॉपिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही लेंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कौन कौन से एक्ट आए थे और किस किस चीज़ की वजह से हमारे कंट्री में जो है वो चेंजेस आते गए। तो इसे प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने एंट्री तो पा ली थी 1600 में। ओके। अब ब्रिटिशर्स ने जब एंट्री पा ली है इंडिया में, उसके बाद हमने उन्हें हाथ मिला के गले लगा के उनका स्वागत किया था, क्योंकि हमें लगा था कि वो बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं। मगर बाद में उन्होंने अपनी असलियत दिखाना शुरू की, उन्होंने हम पर ही रूल करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनकी एक खासियत थी। उनकी ये खासियत थी कि अगर हमने कोई भी चेंजेस किए, अगर हमने कुछ रिवॉल्यूशन लाया, अगर हमने कुछ रिवोल्ट किया, तो वो एक्ट लेके आ जाते थे। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि तुमने आज ये गलती की, लो हमारी तरफ से नया रूल। तो इससे क्या होता था, इससे जो प्रिंस थे वहाँ के, वो यही बोलते थे कि कितने रूल्स बदलोगे। तो इस पे जवाब में ये कहते थे कि जब जब हमारी फटेगी हम नया रूल लाएंगे। मतलब जब जब हमें डर लगेगा कि तुम कुछ करने वाले हो, हमारा जो अस्तित्व है वो मिटने वाला है, तो हम नया रूल लेके आ जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने नया रूल जो है वो लेकर आना शुरू कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ लोग वहाँ पर काम करते थे। अब आम आदमी होंगे वहाँ पर, वो काम करते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल्स थे वो इस तरीके से थे कि उनको सैलरीज जो है वो काफ़ी कम मिलती थी। अब कम सैलरीज मिलती थी, और उसके बाद जो सेल है गुड्स के, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में गुड्स बनते थे उसके जो सेल है, वो आम आदमी लोग जो है वो प्राइवेटली भी बेच सकते थे। मतलब कि अगर कंपनीज के थ्रू नहीं, मगर प्राइवेटली खुद, अगर खुद ने कोई प्रोडक्ट बेच दिया तो पैसे किससे मिलेंगे? ऑब्वियस है, कंपनी को नहीं मिलेंगे, वो प्राइवेटली उस इंसान को मिलेंगे। तो उस वजह से क्या हो रहा था, उस वजह से उन्होंने, अब कम सैलरीज मिलने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने उस तरीके से ही गुड्स जो है वो बेचना शुरू कर दिए प्राइवेटली। अब वो जो गुड्स के पैसे है वो उन्हें मिलते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो लॉस में जा रही थी। अब एक टाइम ऐसा आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालक है उनको, जो गवर्नमेंट है इंग्लैंड में, उन्हें लोन मांगने की ज़रूरत पड़ गई। अब जब उन्होंने लोन मांगा, तब उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने बोला निकल, लोन वोन कुछ मिलेगा नहीं। तो उन्होंने फिर एक्ट्स लाना शुरू कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो हमें कुछ एक्ट्स लाने पड़ेंगे। तो सेंट्रलाइज्ड पावर की तरफ से एक्ट्स आना शुरू हो गए। तो सबसे पहला एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब उसमें क्या हुआ, उसमें वही हुआ जो हमने यहाँ देखे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे चेंज होते गए। तो अब क्या क्या चेंजेस हुए, सबसे पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। ओके। उसके बाद उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बिठाई, चार लोगों की। अब वो क्या करती थी, वो जो भी चेंजेस यहाँ पर होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो रिपोर्ट करते थे। जो वहाँ ब्रिटेन में बैठी है उनकी सरकार, उन्हें वो लोग पूरा का पूरा जो भी हो रहा है उसके बारे में बताया करते थे। ओके। अब जो गवर्नर्स है वो बॉम्बे और मद्रास में भी इन्होंने बिठाए। बट प्रॉब्लम ये था कि जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं उन्हें इतनी पावर दी गई नहीं थी। अब इससे ही पता चलता है यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और वहाँ सिर्फ गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास थे। तो इस वजह से जेलसी होती थी। अब वो हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें हम जाएंगे नहीं। वो जब हिस्ट्री की क्लासेस लेंगे तब हम उसमें देखेंगे, अगर आप चाहते हो तो। हम पहले ये देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ। अब गवर्नर बिठाए उन्होंने बंगाल और मद्रास में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट लेके आए वो कलकत्ता में। उसमें एक चीफ जस्टिस था और 3 अलग अलग जजेस थे। और उसके बाद जो प्राइवेट ट्रेड उन्होंने दिया था कि तुम प्राइवेटली भी ट्रेड कर सकते हो, प्राइवेटली भी बेच सकते हो, वो उन्होंने पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया। और उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए जो कि सुपरविजन करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके। तो ये हो गया हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद आया पिट्स एक्ट 1784। 10 साल के बाद, मोस्टली ये 10-10 साल के बाद जो है वो चेंजेस लाया करते थे। अब पिट्स एक्ट जब आया 1784 में, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो उसमें जो कमर्शियल और पॉलिटिकल बॉडी है वो अलग अलग की गई, उसमें डिस्टिंग्विश लाया गया। ओके। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पॉलिटिकल जो पावर है वो पॉलिटिकल एजेंडा ही देखेगी, और कमर्शियल बॉडी जो है वो कमर्शियल एजेंडा ही देखेगी। पहले क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंग लड़ ली,
अब ऐसा नहीं होता था, अब पॉलिटिकल पावर से उन्हें परमिशन लेनी होती थी। तो ये चेंजेस लाए गए। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाए गए वहाँ पर, जो कि पूरा का पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो वहाँ पर पहुँचाया करेगी, और जो हो रहा है, जिस जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है, वो सब उन्हें बताया करेगी। ओके। उसके बाद सबसे पहली बार ऐसा हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कि ब्रिटिश ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, ये वर्ड कॉइन किया गया था, ये वर्ड लाया गया था इसमें। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट है हम चार्टर एक्ट 1833 में आते हैं। उसमें क्या क्या किया गया, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और ये बेंटिक्ट सबसे पहले बने थे, विलियम बेंटिक्ट। और इनके पास सिविल और मिलिट्री पावर भी दिए गए थे, जैसे कि ये बोल रहे हैं यहाँ पर, आई हैव सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। उसके बाद उन्होंने जो भी गवर्नर्स थे बॉम्बे एंड मद्रास के, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है उससे उन्हें डिप्राइव किया गया था। ओके। और जो कमर्शियल बॉडी है, ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी, उसे भी ख़त्म किया गया। मतलब पूरी कमर्शियल बॉडी, मतलब उनके हाथ में अब कुछ पावर बची नहीं थी ज़्यादा। तो उस वजह से ये भी जो है, ये आम आदमी जैसे हो गए थे, घोड़े पर घूमने लग गए थे। इनके ऊपर की छतरी जो है वो भी निकल चुकी थी। उसके बाद जो अब इन्होंने यूपीएससी मतलब सिविल सर्विसेज जो है, उनका ओपन कंपटीशन लाने की कोशिश की गई थी इसमें, मगर वो हो नहीं पाया था। तो वो आगे का जो एक्ट है उसमें वो हम देखेंगे। तो इसमें लाने की कोशिश की गई थी पर आया नहीं था। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ, इसमें लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है वो फर्स्ट टाइम सेपरेट की गई। ओके। गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसकी, और 6 न्यू मेंबर जो है, वो जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें ऐड किया गया है। मतलब ये एक मिनी पार्लियामेंट के थ्रू एक मतलब परफॉर्म किया करता था, इसकी ड्यूटीज़ मिनी पार्लियामेंट टाइप बोलते थे उसे। ओके। नेक्स्ट इसमें जैसा हमने लास्ट एक्ट में देखा था कि ओपन कंपटीशन लाने की कोशिश की गई थी सिविल सर्विसेज में, पर ला नहीं पाए थे। तो 1853 के एक्ट में इन्होंने ओपन कंपटीशन सिस्टम जो है सिविल सर्विसेज के, इसमें वो लेकर आ गए। उसके बाद जो ब्रिटिश पोजीशन है वो पूरा का पूरा एक ओरिएंट किया गया है ब्रिटिश क्राउन के थ्रू। मतलब जो भी चीज़ें होती थी वो तो खैर होती थी गवर्नर जनरल के थ्रू, मगर गवर्नर जनरल को जो इंस्ट्रक्शन है वो ऊपर से आते थे क्राउन के थ्रू। ओके। पूरा का पूरा जो क्राउन है वो 1858 में, जब 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके बाद जो 1858 में आया था, तब पूरा का पूरा ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। मगर यहाँ पे पूरा का पूरा अपने हाथ में लिया नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन हुआ है। ओके। ये ध्यान रखिएगा। और जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिया के, उन्हें भी काउंसिल में, सेंट्रल काउंसिल में ऐड किया गया। और वो ज़्यादा प्रमाण में नहीं था, काफ़ी कम प्रमाण में था, मगर ऐड किया गया था। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके। अब 1858, अब 1858 में आने से पहले 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो वो जब हुआ था, उसके बाद इन्होंने इनसे कहा, जो भी प्रिंस थे वहाँ पर, प्रिंसली स्टेट के राजा थे, उन्हें कहा कि इतना कौन डराता है भाई। तो इनके पास कुछ जवाब नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो क्राउन था वहाँ का, उसके बाद जो रानी थी ब्रिटिश की, उन्हें काफ़ी गुस्सा आ गया। वो इतनी चिढ़ गई कि उन्होंने कहा अब सैलाब आएगा। तो अब सैलाब किस तरीके से आया वो हम देखते हैं 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके ज़रिए। अब इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसे चेंज करके वॉइस रॉय ऑफ इंडिया किया गया। अब वॉइस रॉय बोला जाता था उन्हें, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बोला जाता था। तो फर्स्ट कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ये फर्स्ट गवर्नर वॉइस रॉय थे इंडिया के। ओके। उसके बाद ये हुआ कि जो उनका डबल गवर्नमेंट सिस्टम थी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, तो इन्हें इस चीज़ को उन्होंने अबॉलिश कर दिया गया। ये चीज़ को उन्होंने परमानेंटली डिसेबल्ड कर दिया, मतलब ये अब फंक्शन नहीं करते थे। ओके। उसके जगह पे उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लेके आ गए। अब ये ब्रिटिश कैबिनेट जो थे, ब्रिटिश में जो कैबिनेट थी, उसमें से ही ये निकल के आते थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स। ओके। तो ये यहाँ पर किया करते थे। इसमें इट established 15 member council to assist secretary of all states. Secretary was made chairman of council. ओके। जो सेक्रेटरी था उसे चेयरमैन बनाया गया था काउंसिल्स का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप याद रखिए। ओके। मतलब इसका अल्टीमेट एम क्या था, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इसका अल्टीमेट एम ये था कि पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए।
पूरा का पूरा ब्रिटिश क्राउन के तरफ ये चीज़ जो है वो चली जाए। मतलब इंडिया को रेगुलेट कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। ओके। उसके बाद आता है हमारा 1892 का एक्ट। अब 1892 के एक्ट में क्या-क्या हुआ था? तो इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है, जो कि इंडिया के मेंबर्स थे, इंडिया के लोग थे, उन्हें उनकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट काउंसिल है, उसमें ऐड किया गया। अब वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, मतलब ऑफिशियल मेंबर नहीं थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर के थ्रू उन्हें ऐड किया गया था, बट इन्हें भी इस चीज़ में मेजॉरिटी नहीं दी गई थी। अब उन्हें डर था कि अगर यहाँ के लोगों को मेजॉरिटी दी गई, तो शायद वो हम पर ही फिर से रिवॉल्ट कर दे, जो 1857 में हुआ था। तो ये ना हो, इसलिए उन्हें मेजॉरिटी दी नहीं गई थी। अब फिर भी ये लोग खुश नहीं थे, काफ़ी दुखी थे ये लोग, जो इंडिया के लोग थे। अब इसमें 1892 आया है, तो आप समझ सकते हो कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बन चुकी थी। तो उनके जो पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल जो मांगे हैं, वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी जो मांगे हैं इसमें पूरी करने की हूल दी, मतलब की तो नहीं है, मगर सिर्फ एज अ हूल की तरह कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उस तरीके से इन्होंने यहाँ पे काम किया। तो यहाँ पर उन्होंने पार दी गई इनको, ताकि आप बजट भी डिस्कस कर सको और क्वेश्चंस भी पूछ सको बजट पे। तो ये लोग इसी में खुश हो गए थे उस वक्त। उसके बाद नॉमिनेशंस किए गए नॉन ऑफिशियल मेंबर के, जो वॉइस रॉय है उसकी कमेटी में, उसकी काउंसिल में। ओके। प्रोविंशियल काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो नॉमिनेट भी हुआ करते थे। और अब इलेक्शन के थ्रू, इलेक्शन जो है ये सबसे पहले इसमें लाया गया था, बट ये जो इलेक्शन वर्ड है वो यूज़ नहीं किया गया था इसमें। इलेक्शन भले ही सबसे पहले कब आया था? 1892 के एक्ट में, मगर इलेक्शन वर्ड जो है ये यहाँ यूज़ नहीं किया गया था। ओके। तो हम नेक्स्ट देखते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या-क्या हुआ था, इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज़ है वो बढ़ाई गई थी। पहले 16 मेंबर्स थे, उसके बाद उन्होंने 60 मेंबर्स कर दिए गए। तो ये साइज़ जो है उन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि अब हिस्ट्री में अगर हम देखें, हिस्ट्री अगर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि काफ़ी लोग माँग कर रहे थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में माँग कर रहे थे कि हमें जो हमारा हक मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो हमें हमारा हक चाहिए। तो इसलिए सिर्फ़ खुश करने के लिए थोड़ा-थोड़ा जो एक रोटियाँ डालते हैं, उस तरीके से वो लोग भी वही कर रहे थे। थोड़ी-थोड़ी इस पे खुश करने की कोशिश कर रहे थे उन लोगों को। उसके बाद उन्होंने नॉन ऑफ़िशियल मेजॉरिटी दे दी। पहले क्या हुआ था ना, पहले के जो एक्ट था उसमें उन्होंने नॉन ऑफ़िशियल मेंबर तो लिए थे, पर उनकी मेजॉरिटी दी नहीं गई थी। बट इसमें नॉन ऑफ़िशियल मेंबर की मेजॉरिटी भी उन्होंने दे दी, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी जो है वो पूछ सकते हो आप बजट के मामले में। ओके, रिज़ॉल्यूशन भी पास कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने दी गई थी, बट इसमें सबसे मेन चीज़ लाई गई थी कि ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया था, मतलब इलेक्टोरल में। इसलिए ये एक्ट को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। ओके। अब इसमें क्या था, इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है, ये फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री पाई थी। ओके। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप शायद यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और बाकी भी जो लोकल पीएससीज होती है, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, जो भी चेंजेस थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। हर 10-10 साल में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चेंजेस ला रहे हैं। ओके, इसमें क्या-क्या हुआ था, इसमें उन्होंने दे रिलैक्स्ड central control over the provinces by separating central and provincial subject structure was still centralized। मतलब इसमें क्या था, इसमें उन्होंने बायफरगेट तो किए थे, मतलब लिबरलाइजेशन तो दिया था उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, मगर यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो सेंट्रलाइज्ड ही रखा था। मतलब कि वह तुमको लिबरलाइजेशन दिया जाता है, तुमको लिबर्टी दी जाती है कि तुम अपने तरीके से काम करो, मगर उस पर जो कंट्रोल है वो हमारा ही रहेगा। ओके। अब 2 सब्जेक्ट गिराए गए थे इसमें। एक था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, जिसमें वो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, जिसमें इंडियन भी थे, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की हेल्प ली जाती थी। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो ओपिनियन है वो लिए जाते थे। मगर दूसरा एक रिजर्व सब्जेक्ट था, उसमें जो वॉइसरॉय है, उसकी जो काउंसिल है, उसी का वो ओपिनियन लिया करता था। उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई भी ओपिनियन लिया नहीं जाता था, उन्हें बताया भी नहीं जाता था। इस सिस्टम को डायरकी बोलते हैं। 2016 की यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी 2017 के यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि डायर की मतलब क्या होता है, तो उसका ये आंसर है। ओके।
नेक्स्ट ये हुआ था कि फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म लाया गया था एंड डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो भी लाए गए थे। मतलब जो भी लोग हैं दोनों हाउसेस में, बाइकैमरलिज्म मतलब क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा, ये 2 चीज़ें लाई गई थी और उसमें जो मेंबर्स आते थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते थे। तो इलेक्शन भी इसमें लाया गया था। ओके। उसके बाद ये हुआ कि इट रिक्वायर्ड 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन इन इट। मतलब अगर 6 लोगों की कमिटी है तो उसमें से 3 लोग जो है वो इंडियन रहने ही चाहिए। ओके। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसमें ज़्यादा बढ़ गया था। इसमें उन्होंने पहले क्या हुआ, पहले से मुस्लिम लोगों को दिया था उन्होंने, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो, इसमें उन्होंने सभी को दे दिया, सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस, इन सबको दे दिया था। उसके बाद ये हुआ कि दे सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट विद द सेंट्रल बजट। अब सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को फर्स्ट टाइम इन्होंने सेपरेट किया गया। ओके। और उन्हें फ्रेंचाइजी भी दी गई थी कुछ लोगों को, किसके बेसिस पर, प्रॉपर्टी टैक्स, एजुकेशन, इस सब की चीज़ पे बेसिस पर। ओके। और उसके बाद उन्होंने एक नया ऑफिस बनाया जो कि हाई कमिश्नर नाम से था। ओके। अब किस लिए, वो था ब्रिटेन में, मगर वो इंडिया का जो ऑफिस है उसे कंट्रोल किया करता था। ओके। उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था यहाँ पर। इट प्रोवाइडेड फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी उन्होंने यहाँ पर लाया गया, इसलिए उन्होंने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सबसे पहले सेटअप किया गया था 1926 में। ओके। सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए। उसके बाद इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। मतलब हर 10 साल के बाद, हर 10 साल, जैसे कि यहाँ पर एक्ट भी वो 10-10 साल के बाद ला रहे हैं, तो हर 10-10 साल के बाद उन्होंने एक एक कमेटी बिठाई थी जो कि इंक्वायरी करती थी ये सब चीज़ों पे कि सब सही सही चल रहा है या नहीं, सब बराबर चल रहा है या नहीं, ये सब चीज़ों की इंक्वायरी किया करते थे वो। हर 10-10 साल में ये कमेटी जो है वो लाया करती थी कि हमें क्या नया लाना है और क्या चीज़ें लाना है ताकि ये लोग जो है वो खुश रहे। ये सब चीज़ें वो लाया करते थे, स्टिक एंड कैरेट के जैसा। ओके। सिर्फ थोड़ा थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ा खुश कर दो इन्हें। ओके। बाकी सारे जो एक्ट है, जैसे साइमन कमीशन लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं, साइमन कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 है जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो वो हम जो हिस्ट्री के लेक्चर्स है उसमें कवर कर सकते हैं। जो पॉलिटी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है वो हमने इसमें कवर कर लिया है। ओके। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो देखने के लिए आप बताइए कि ये जो कोर्स आपको पसंद आ रहा है या नहीं, वो लाऊं या नहीं। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे और भी वीडियोज़ है काफ़ी जो आप देख सकते हैं, काफ़ी ट्रिक्स है, काफ़ी वीडियोज़ है, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी है, वो आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। ओके। थैंक यू वेरी मच।